वेलकम है लेट्स लर्न क्लासेस में आप सभी का। आज के क्लास का जो रूपरेखा है पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट। तो आज के क्लास का रूपरेखा ये है कि क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है फिज़िकल का ठोस अवस्था, उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव का वेटेज है, उस ठोस अवस्था का 2 वीडियो होगा जिसमें से आज पहला वीडियो लेकर के आए हैं। इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो देखिए इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, जो कि आपको प्रिंट किया गया है इसमें स्लाइड में। उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा अलग से, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डील करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आप इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइव सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि बिल्कुल ये न्यू चैनल है, और तब आपके लिए फिर हम दूसरा पार्ट लेकर के अवश्य आएंगे। तो आइए प्रथम प्रश्न को शुरू करते हैं आज के क्लास का। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्न में कौन सा अक्रिस्टल है। तो देखिए सबसे पहले क्रिस्टल और अक्रिस्टल क्या होता है तो आप जानते होंगे। जैसे ये कोई ठोस है, ठोस का मतलब होता है कि जिसका आयतन और आकार क्या रहता है, आयतन प्लस आकार निश्चित रहता है, उसे ठोस कहते हैं। ठोस को 2 भागों में बांटा जाता है। आप पढ़ते हैं थ्योरी क्लासेस में कि एक होता है क्रिस्टल, एक क्या होता है आपका क्रिस्टल होता है, और दूसरा जो आपका होता है अक्रिस्टल। अक्रिस्टल को एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो इसमें कण जो रहता है क्रिस्टल में नियमित रूप से व्यवस्थित रहता है, और इसमें जो होता है क्रिस्टल अनियमित रहता है, मतलब कि इसमें व्यवस्थित नहीं रहता है। तो आइए प्रश्न क्या कहता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि कौन सा अक्रिस्टल है। तो आप ये जो देख रहे हैं सी नंबर विकल्प यानी कि क्वार्टर्ज कांच, ये आपका क्या है अक्रिस्टल है। बाकी बात ये सिलिकॉन कार्बाइड, आपका ग्रेफाइट और ये जो क्रोम एलम है ये सभी आपका क्रिस्टल है। क्वार्टर्ज कांच आपका क्या है अक्रिस्टल है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आता है सब्जेक्टिव के रूप में कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। तो जब कांच को किसी खिड़की में लगाते हैं तो लंबे समय के बाद पता चलता है कि ये नीचे वाला हिस्सा मोटा हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है पतला। नीचे वाला हिस्सा मोटा हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा पतला हो जाता है, इसलिए कि ऊपर से कुछ कण प्रवाहित होकर नीचे आ जाता है, और ये इस कण का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होने की वजह से ही कांच को क्या कहते हैं अतिशीतित द्रव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं आज के क्लास का। तो कहता है कि मूल क्रिस्टल में तंत्र की संख्या होती है, यानी कि मूल क्रिस्टल कितना होता है उसकी संख्या बताएं। तो मूल क्रिस्टल 7 क्रिस्टल सिस्टम यानी कि 7 होता है। कितना होता है 7 होता है। तो इसीलिए 2 का सही विकल्प क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो 7 जो क्रिस्टल है यहाँ पर देखिए सातों के बारे में दिया है कि क्रिस्टल के 6 पैरामीटर हैं, एक ABC एक अल्फ़ा बीटा गामा, आपको इस जगह पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ABC यानी जो 1 नंबर है उसमें क्या है आपका A बराबर B बराबर C और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर के डिग्री है 90 डिग्री। तो ऐसा स्थिति में ये जो क्रिस्टल है उसको कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यानी घनीय। दूसरा जो आप देख रहे हैं 2 नंबर, वो आपको दिख रहा होगा कि
ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू से है सी है 2 नंबर में, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इसमें अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री है। इसको कहा जाता है द्विसमलंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल। क्या बोलेंगे इसको? टेट्रागोनल। उसके बाद उसी तरह से आगे है देखिए ऑर्थोरोम्बिक, फिर है हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और फिर है रोम्बोहेड्रल। तो इस प्रकार से 7 गो क्रिस्टल हमारा है और सातों का ये पैरामीटर का संबंध है। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि हेक्सागोनल में किनारे की लंबाई का क्या संबंध है, तो आप बोलेंगे ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। और कोण में संबंध क्या है, तो अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री। हेक्सागोनल को हिंदी में षष्ठकोणीय भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से मिलते हैं। तो देखो क्वेश्चन 3 कहता है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या क्या होती है। तो ब्रेवे एक वैज्ञानिक था, उसका कहना था कि ये जो क्रिस्टल है उसकी संख्या कितना होती है 14 होती है। कैसे 14 होती है, तो ए नंबर में जो आप देखें घनीय, इसका 3 प्रकार होता है। वहीं पर जो द्विसमलंबाक्ष होता था उसका 2 प्रकार होता था, और विषमलंबाक्ष इसका कितना प्रकार होता है 4 प्रकार होता है। कितना होता है 4। उसके बाद एक एकंताक्ष होता है, इसका 2 प्रकार होता है। बाकी जो बचा त्रिसमन्ताक्ष, षष्ठकोणीय और एक बचा हमारा, और जो एक बचता है वो उसको मिला करके यानी कि वो सब एक एक प्रकार का होता है। तो इस तरह से कुल जो हमारा क्रिस्टल हो जाता है ब्रेवे जालक के अकॉर्डिंग 14। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि घन क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या कितना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यदि विषम लंबाक्ष में पूछे तो 4 हो जाएगा, द्विसम लंबाक्ष में पूछे तो 2 हो जाएगा, और एकंताक्ष में भी पूछे तो 2, और किसी में भी पूछ ले तो उसका जवाब 1-1 होगा। आते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कहता है कि Na जो क्रिस्टल की संरचना होती है, NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो आपका होता है फलक केंद्र यानी कि फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं FCC। FCC में बता दें कि जो कण होता है वो कॉर्नर पर तो होता ही है, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ ये जो आपका कण होता है, इसमें ये कॉर्नर हो गया आपका, इस कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फलक पर भी कण पाए जाते हैं। जैसे यहाँ ये फलक है, ये है, ये है आपका, ये है, ये है और ये है, तो 6 फलक है, इस पे पाया जाता है। तो जो कॉर्नर पर होता है उसका हिस्सा 1/8 होता है। याद रखिएगा, कॉर्नर पर जो हिस्सा होता है कितना होता है 1/8, और जो फलक पर हिस्सा होता है उसका हाफ होता है हिस्सेदारी। तो इस प्रकार से FCC में यदि आपसे पूछे कि परमाणु संख्या कितना होता है, FCC में पूछे परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप इसका जवाब देंगे 4 होता है। कितना देंगे 4। कोना पर जो हिस्सा रहता है 1/8, फलक पर जो रहता है हाफ होता है, और FCC में परमाणु की संख्या 4 होता है, और NaCl का जो संरचना होता है वो आपका कैसा होता है फलक केंद्रित संरचना होता है। और भी देखिए इसमें एक क्वेश्चन बता दूं आपको कि ये जो FCC होता है, FCC इसमें कैसे 4 होता है, तो कोना 8 गो होता है, उसका 1/8 हिस्सा हुआ। फलक कितना होता है 6 होता है, उसका हाफ हिस्सा हुआ। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको इससे काट देंगे तो 1 बचेगा, इससे इसको काट देंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ 1 और 3 बचा, और यही 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 4 हो जाता है। FCC के बारे में एक बात और भी याद रखिए कि FCC में R बराबर क्या होता है √2a/4 होता है। क्या होता है √2a/4। R क्या चीज़ है, तो परमाणु की त्रिज्या है, और A क्या चीज़ है, तो घन के किनारे की लंबाई है। A क्या है, घन के किनारे की लंबाई है। और कुछ बात बता दें इसमें कि ये जो आपका
घन का 3 गो होता है क्रिस्टल। ब्रेवे ने बताया था कि घन का 3 गो होता है, SCC, BCC और FCC। SCC में आपको याद रखना है कि R बराबर क्या होता है, A/2। BCC में याद रखना है कि R बराबर क्या होता है, √3A/4। और FCC में बोले थे कि R बराबर क्या हो जाएगा, √2A/4 हो जाएगा, इसमें √2A/4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कहता है, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या कितना होता है। षष्ठभुजीय का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कितना क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें समन्वय संख्या जिसको हम लोग CN भी कहते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और SCP का यदि संकुलन क्षमता बोल दे तो याद रखिएगा क्या परसेंट होता है, 74% होता है। कितना होता है, 74% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ब्रेवे जालक, अभी से कुछ देर पहले बताए थे कि ब्रेवे जालक के अनुसार कितना है, 14। और विषम लंबाक्ष का मतलब कि सबसे अधिकतम प्रकार होता था कितना, 4। और घनिया का बताए थे कितना होता है, 3 होता है। और द्विसम लंबाक्ष का भी कितना होता है, 2 होता है। इसका प्रकार कितना होता है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि BCC में, अभी बताए आपको BCC में Z के लिए 2 होता है। और FCC में अभी से कुछ ही देर पहले बताया आपको कि Z के बराबर 4 होता है। जबकि SCC में ये तीनों जो है हमारा घन का ही प्रकार है, घनीय क्रिस्टल है। SCC में Z का मान क्या होता है आपका, 1 होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष, शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष दोनों उत्पन्न करता है। तो दोनों उत्पन्न करने वाले जो मतलब यौगिक हैं वो है AgBr, जिसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। किस में किया जाता है, कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। किसका प्रयोग, सिल्वर ब्रोमाइड का, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें सिल्वर मतलब चांदी है जिसका परमाणु संख्या 47 है। और इसमें जो Br है ये एक खास तत्व है कि एक ऐसा अधातु है, यह एक ऐसा अधातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि NaCl, यानी ये NaCl है आपका सोडियम क्लोराइड, ये CSCl है आपका सीजियम क्लोराइड, और ये है आपका ZNS जिसको कहते हैं जिंक सल्फाइड। तो इसमें जो समन्वय मतलब धनायन और ये जो ऋणायन होता है, जैसे ये धनायन है, ये आपका क्या है, ऋणायन है। ये आपका धनायन है, ये ऋणायन है। ये धनायन है, ये ऋणायन है। इसका जो CN क्रमशः है, तो इसमें आप देखें 6 है, यानी कि इसका भी 6 और Cl का भी 6। इसमें कितना है आपका 8 है, और इसमें आपका कितना है 4 है। तो याद रखिए कि ZNS में धनायन तथा ऋणायन का जो CN है 4, CSCl में 8, NaCl में 6। इसे आप ज़रूर याद रखें। ऐसे प्रश्न तभी आप एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे जब आप इस चीज़ों को याद करके रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ZNS में याद रखिए कि Zn का कितना होता है 4, और S का भी कितना होता है 4 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 में देखिए क्या कहता है कि ऋणायन रिक्ति में, किस रिक्ति में, ऋणायन रिक्ति में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन, ये जो ऋणायन रिक्ति होता है एक क्रिस्टल दोष है। क्रिस्टल दोष का मतलब हुआ कि क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था में गड़बड़ी होने से जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। तो वहाँ पर उसमें एक दोष है धातु आधिक दोष। कौन दोष है, धातु आधिक दोष है। उसी धातु आधिक दोष में ऋणायन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन फंस जाता है,
और उसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं? एफ सेंटर। एफ सेंटर जो है, इसके कारण क्रिस्टल, यानी कि जिस क्रिस्टल में आपका कह सकते हैं कि जिस क्रिस्टल में एफ सेंटर होता है, क्या होता है? एफ सेंटर होता है, वह क्रिस्टल आपका अनुचुंबकीय भी होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय भी होगा और रंगीन भी होगा। और आपका क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। तो एफ सेंटर किस दोष में बनता है? आपसे यदि पूछ दे तो धातु अधिक दोष में बनता है। और इसके कारण क्या क्या होता है? तो अनुचुंबकीय हो जाता है और वो क्रिस्टल, और वो क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर में। देखिए क्या कहता है कि एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं। अभी जस्ट आपको बताए कि कैसा हो जाता है वो? रंगीन, और कैसा हो जाता है? अनुचुंबकीय। कैसा हो जाता है? रंगीन और अनुचुंबकीय। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ताप वृद्धि से किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? ताप वृद्धि से यदि आपका अर्धचालक है तो ताप वृद्धि से इसकी चालकता बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ कह रही है कि विद्युत चालकता में क्या होती है? कमी होती है। तो कमी जिसमें होता है वो आपका होता है अर्धचालक। वो आपका क्या होता है? अर्धचालक, जिसकी चालकता जो होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम के बीच होता है। जिसकी चालकता कितनी होती है? यानी कहने का मतलब है कि जो अर्धचालक है, इसकी जो चालकता होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ प्रति ओम प्रति मीटर के बीच होता है। किसकी चालकता? अर्धचालक की चालकता कितना होता है? आप जरूर इसे याद रखें, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴। यदि हम इसका कुछ उदाहरण लेते हैं अर्धचालक का, तो जैसे आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसके बाद आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सभी हमारा किसके अंतर्गत आते हैं? अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अर्धचालक। यदि इसी टॉपिक में कुछ और बात कर लें कि जैसे कि जर्मेनियम है, जर्मेनियम आपका देखिए ये कौन है? अर्धचालक है। और इसी में यदि इंडियम को डोपित किया जाए, यानी इंडियम को मिला दिया जाए, तो जो अर्धचालक बनते हैं उसका नाम होता है पी टाइप। उसका क्या नाम होता है? पी टाइप होता है। यानी कहने का मतलब है कि जर्मेनियम एक अर्धचालक है। यदि उसमें इंडियम को, आईएन को मिला करके डोपिंग किया जाएगा, तो जो अर्धचालक बनेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? पी टाइप हो जाएगा। चूँकि अर्धचालक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है आपका नैज अर्धचालक, जिसको आंतरिक अर्धचालक कहते हैं, जो शुद्ध होता है। और एक होता है बाह्य अर्धचालक, जिसमें कि बाहर से मिलाया जाता है, जिस क्रिया को आप मिश्रण या डोपिंग कहते हैं। तो उसी क्रम में ये जो बाह्य अर्धचालक है, ये दो प्रकार का होता है। एक एन टाइप होता है और एक आपका क्या होता है? पी टाइप होता है। तो यहाँ पर कहा रहा है कि इस जर्मेनियम में यदि हम इंडियम को मिला दें, इसको मिला दें, तो बनेगा हमारा कौन टाइप अर्धचालक? पी टाइप अर्धचालक बनेगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शॉटकी दोष के कारण घनत्व क्या हो जाता है? शॉटकी दोष में क्या होता है कि जैसे ये क्रिस्टल है, मान लीजिए प्लस माइनस, ये आपका क्रिस्टल है। यदि समान संख्या में इस क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन गायब होगा, समान संख्या में क्या गायब होगा? धनायन या क्या होगा? ऋणायन गायब होगा। तो जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका ऋणायन था, ये गायब हो गया, ये आपका धनायन था, ये आपका गायब हो गया। तो इस तरह से जब ये गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा,
तब जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। कौन दोष कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो शॉर्टकी दोष में ये जैसे निकल गया तो द्रव्यमान में कमी होगा, और द्रव्यमान में कमी होने से घनत्व में भी क्या हो जाएगा? कमी। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एन टाइप की चालकता। अभी जो हमने बताया कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो नैज अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को नैज या आंतरिक अर्धचालक कहते हैं, और जब अर्धचालक में कुछ मिला देते हैं तो उसको बाह्य अर्धचालक कहते हैं, और यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। ये दो प्रकार का होता था, एन टाइप और पी टाइप। तो इसकी जो चालकता होती है इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इसकी चालकता किसके कारण होती है? और इसकी जो चालकता होती है छिद्र के कारण, यानी होल के कारण होता है। तो यहाँ पर कहता है कि पी टाइप की चालकता का कारण क्या है? होल। और एन टाइप की चालकता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप की चालकता का कारण होल है, और एन टाइप की चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की तरफ। कई बार हम बता चुके हैं आपको कि अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। डोपिंग का दूसरा नाम होता है अपमिश्रण। डोपिंग का दूसरा नाम क्या होता है? अपमिश्रण होता है। और इसी से बनता है हमारा एन टाइप अर्धचालक, और कौन टाइप अर्धचालक? पी टाइप अर्धचालक बनता है। किससे बनता है? तो अपमिश्रण से। अपमिश्रण को क्या कहते हैं? डोपिंग। डोपिंग क्या है? तो अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जीई के साथ, जैसे अभी हम कुछ देर पहले आपको देखिए हम बताए कि ये जो बनता है हमारा डोपिंग वाला, कि जर्मेनियम में इंडियम को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? इंडियम को। तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। क्या बनता है? पी टाइप अर्धचालक। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है, जो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि जीई के साथ पी को मिलाते हैं इस बार। उस बार किसको मिलाए थे? आई एन को। इस बार पी को मिलाएंगे तो हमारा एन टाइप बनेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जीई देखिए आपका एक अर्धचालक है। जीई क्या? एक अर्धचालक है। इसमें यदि हम मिलाएं पी को, यदि इसमें हम पी को मिलाएंगे तो इससे जो बनता है एन टाइप बनता है। पी मतलब फास्फोरस मिलाएंगे। और यदि हम इसमें आई एन मिलाते हैं, इंडियम। क्या मिलाते हैं? इंडियम। तो इससे जो हमारा बना था वो क्या बना था? पी टाइप बना था। पी टाइप जो होता है इसकी चालकता आप अभी पढ़े थे, होल के कारण होता है, जबकि इसकी चालकता किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। यदि आप एक दो क्वेश्चन छोड़ करके भाग जाते हैं पढ़ करके, तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला है। इसलिए वीडियो में जब तक आप लगातार नहीं बनिएगा, पूरा वीडियो नहीं देखोगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि केमिस्ट्री है, ये कठिन पेपर में से एक माना जाता है इनको। और जब तक आप धीरे धीरे कुछ चीज़ें उससे संबंधित आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, तो क्वेश्चन को समझने में आपको परेशानी होगा, निश्चित तौर पे होगा। इसीलिए थोड़ा सा समय दीजिए, बरकरार रहिए कंटेंट के साथ, तब जो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी और फिर आपको पढ़ने में आनंद आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जीई के साथ, यानी फिर मिलाने वाली बात आ रही है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं अक्सर, इसीलिए इसका कई प्रश्न हम लेकर के आए हैं इसमें। तो जीई के साथ जब हम एस को मिलाते हैं तो देखिए उससे क्या बनता है? पी टाइप। अभी देखिए कितना पढ़ लिए। जीई के साथ जब हम आई एन को मिलाए तो पी टाइप। फिर जीई के साथ ये हम एस को भी मिला देते हैं तो भी हमारा पी टाइप होता है। अब यदि जीई के साथ पहले आप देखे थे फास्फोरस को मिलाए थे, तो वहाँ पर कौन टाइप हुआ था? एन टाइप हुआ था। बीसीसी में रिक्ति का मतलब होता है खाली जगह। ये कितना % होता है? 32% होता है। और यहीं पर यदि हम संकुलन क्षमता की बात करें, संकुलन क्षमता पैकिंग फ्रैक्शन, तो उसका हो जाता था कितना? इसका मतलब कि 68% हो जाएगा। कितना % हो जाएगा? तो आप देखिए इस
के माध्यम से आप सारा याद रख लें एक बार। एक जैसे एसएससी है, एक आपका बीसीसी है और एक आपका एफसीसी है। इसका संकुलन क्षमता 52% समथिंग होता है, इसका 68% समथिंग होता है, मतलब होता है, और इसका 74% समथिंग होता है। अब इसको 100 में घटा दें तो आपका क्या बन जाता है? रिक्ति। क्या बन जाता है? रिक्ति। यदि हम इसको देखें तो इसमें रिक्ति हमारा कितना हो जाएगा? 26% हो जाएगा। और इसमें यदि हम रिक्ति देखें तो कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। उसी तरह आप उसको घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं। देखिए दिया भी गया है यहाँ, एफसीसी में संकुलन क्षमता कितना है आपका? 74% है। एससीसी में अभी जस्ट बताएं कि एससीसी में संकुलन क्षमता 52% समथिंग होता है। फ्रेंकल दोष में फंसता है, यानी कि फ्रेंकल दोष में क्या होता है, जैसे कि आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, धनायन ऋणायन है। और इसमें ऋणायन क्या होता है? अपने जगह से निकल करके, ऋणायन अपने जगह से, सॉरी धनायन अपनी जगह से निकल करके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये धनायन है आपका, ये धनायन है, ये यहाँ से निकल जाएगा और निकल करके ये इस जगह पर चला आया धनायन। तो इससे जो दोष उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग कौन दोष कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। कौन दोष कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस दोष से अस्थायित्व जो है क्रिस्टल का घट जाता है, और ये हमारा एक बिंदु दोष के अंतर्गत आते हैं। बिंदु दोष, क्रिस्टलीय दोष में दो दोष होता है, एक बिंदु दोष और रेखीय दोष। तो ये बिंदु दोष के अंतर्गत ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शॉटकी दोष में धनायन तथा ऋणायन क्या होता है? जालक से बाहर हो जाता है। यानी कि इस बात को आप याद रखें कि शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों, पहले भी बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में, कि जालक से क्या हो जाता है? ये बाहर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। समन्वय संख्या में वृद्धि होती है तो ताप वृद्धि से यदि हम ताप को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? समन्वय संख्या में वृद्धि हो जाएगा। तो 23 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति होता है कौन से जोड़े में? तो सी नंबर जो आपको दिख रहा है HCP, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, और CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग कहते हैं, इसी दोनों में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति होता है। इसमें भी याद रखिएगा संकुलन क्षमता 74%, इसमें भी संकुलन क्षमता 74%, और इस दोनों में CN का मान जो होता है वो क्या होता है? 12 होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि सोडियम तथा पोटासियम क्रिस्टल की संरचना कैसी है? यानी कि ये जो सोडियम है आपका और ये जो पोटासियम है, ये दोनों धातु हैं, दोनों क्रियाशील धातु है, दोनों वर्ग एक का धातु है। इसमें कैसा संरचना है? तो इसमें संरचना है आपका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि BCC में CN का मान कितना होता है? तो BCC में CN का मान 8 होता है। BCC में CN का मान क्या होता है? 8 होता है। अब देखिए यदि आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन कि FCC में, ऐसे तो CN 12 होता है, CN क्या होता है आपका? 12। लेकिन FCC में यदि आपसे ये पूछे कि टेट्राहेड्रल होल कितना होता है, टेट्राहेड्रल होल, तो इसकी संख्या आप याद रखिएगा कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बता दें। AlCl3 होता है, में Cl का जो समन्वय संख्या होता है वो आपका कितना होता है? 6 होता है। घनाकार क्रिस्टल में समन्वय की संख्या, घनाकार क्रिस्टल में किसकी संख्या? समन्वय की संख्या 8 होता है। सॉरी, घनाकार क्रिस्टल में समन्वय की संख्या 12 होता है। इसका ऑप्शन और कट गया है। तो घनाकार क्रिस्टल में याद रखिएगा कि समन्वय संख्या इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाता है। उसके बाद
ये आपका इस तरफ में ऑप्शन आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष कैसा दोष है। तो अभी हम बताए थे कि ये क्रिस्टलीय दोष का ही प्रकार होता है। यदि हम इसको एक चार्ट बना करके आपको समझा दें सभी दोष को, तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपका क्रिस्टल दोष है। क्रिस्टल दोष ये पहले आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है बिंदु दोष और एक आपका होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष में फिर तीन प्रकार का होता है। एक स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, आप ध्यान से सुनिएगा बातों को, नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, और एक होता है आपका अशुद्धता दोष जिसको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं, अशुद्धता दोष। ये दोष जो स्टोकियोमेट्री दोष है ये 4 प्रकार का होता है। नॉन स्टोकियोमेट्री दोष आपका 2 प्रकार का होता है। इसका जो 4 प्रकार है उसमें एक आता है रिक्तिका दोष, एक आता है आपका अंतराकाशी दोष, एक शॉटकी दोष और एक फ्रैंकल दोष। जबकि इसमें आपका आता है एक धातु आदिक दोष और एक धातु न्यून दोष। इसी के धातु आदिक दोष में एफ सेंटर बनता है। कौन सेंटर बनता है? एफ सेंटर, जिसके कारण कि क्रिस्टल रंगीन होता है। क्या होता है? क्रिस्टल रंगीन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है, रवादार ठोस कौन है। तो इसमें रवादार ठोस हीरा है आपका, विकल्प नंबर ए सही है। बाकी बात ये जो आप दोनों देख रहे हैं ये दोनों हमारा क्या है? अक्रिस्टल है। दोनों क्या है? अक्रिस्टल। और अक्रिस्टल को बोला जाता है बेरवादार। क्या बोलते हैं? बेरवादार। जबकि रवादार को ही बोला जाता है क्रिस्टल। रवादार को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी क्रिस्टल है, SiC भी क्रिस्टल है और ZnS भी क्रिस्टल है। इसमें कांच हमारा क्या हो जाएगा? अक्रिस्टल हो जाएगा। कांच क्या हो जाएगा? अक्रिस्टल हो जाएगा। ये आयनिक क्रिस्टल है, ये भी आयनिक क्रिस्टल है। जबकि SiC आपका सहसंयोजी क्रिस्टल है। वहीं पर आपको NH3 का बात किया जाए, H2O का बात किया जाए, तो ये सब आपका हाइड्रोजन आबंध वाला क्रिस्टल है, यानी हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस है। तो यानी कि ये जैसे कि क्रिस्टल का 4 प्रकार होता है तो उसी में से ये आणविक क्रिस्टल का प्रकार है, जबकि ये आपका सहसंयोजी क्रिस्टल का प्रकार है। फलक केंद्रित घनीय जालक में, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिका के साथ सहभाजित रहती है। तो यानी कहने का मतलब FCC का जो एक कोष्टिका है यह कितने एकक कोष्टिका से सहभाजित रहती है। तो ये 6 से सहभाजित रहती है। इसमें याद रखिएगा Z का मान क्या होता है? 4 होता है। इसमें कण 2 जगह रहते हैं, एक तो रहता है कोना पर और एक रहता है आपका फलक पर। एक कहाँ रहता है? फलक पर। और FCC में R बराबर √3a/ क्या होता है? 4 होता है। √3a/ क्या होता है? 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में सेट में निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है। तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर अर्धचालक हमारा दिख रहा है कौन? सिलिकॉन। जबकि शेष सभी हमारा चालक है। एल्युमिनियम भी अच्छा चालक है, ये कॉपर भी चालक है और Zn हमारा धातु है। तो धातु ऐसे चालक होता है, लेकिन ये उतना चालक के रूप में Zn को प्रयोग नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है कि CSCl की क्रिस्टलीय संरचना है। जैसे कि Na में BCC होता है, अभी कुछ देर पहले बताए होंगे, आप इस देखेंगे इसको, तो K में भी क्या होता है? BCC होता है। तो उसी तरह CSCl जो है इसकी भी संरचना कैसा होता है? BCC होता है। BCC में Z का मान क्या होता है? 2 होता है और R बराबर याद रखिएगा √3a/ क्या होता है? 4 होता है। और संकुलन क्षमता इसका कितना % होता है? 68% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में किसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी होता है। तो आप देखेंगे जैसे ये मान लीजिए प्लस है और ये क्या है? माइनस है।
तो इसके बीच जो केंद्र होगा, जैसे कि मान लीजिए Na प्लस है और Cl क्या है, माइनस है, तो इसके जो नाभिक का केंद्र होगा, मतलब कि इसके परमाणु का जो नाभिक होगा और इसके जो परमाणु के नाभिक होगा, इसी के बीच की दूरी पूछ रहा है। अधिकतम दूरी किस में होगा, तो जिसका परमाणु बड़ा होगा उसी में अधिकतम दूरी होगा। तो बड़ा परमाणु इसमें आपको Cs और Ci है, सीजियम आयोडाइड। तो इसीलिए 34 का सही विकल्प हो जाएगा CSI, सीजियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कहता है कि किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक क्या होते हैं। किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक आपका क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। यहाँ से आप एक ब्रैग समीकरण याद रखिएगा, n लेमडा बराबर, ब्रैग समीकरण जो आपका होता है n लेमडा बराबर पाई साइन थीटा होता है। देखिए, तो ये जो आपको हम बता रहे थे, इसको हम नेक्स्ट पेज पर बता देते हैं कि ये वाला, इसे यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है अब, चूँकि इसे सिलेबस से हटा दिया गया। एक है ब्रैग समीकरण, याद रखिएगा, ब्रैग समीकरण, यहाँ से ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण के लिए एक फार्मूला होता है, जिसमें आपको अभी बोले थे कि n लेमडा बराबर 2d साइन थीटा होता है। क्या होता है, 2d साइन थीटा। इसलिए इस ब्रैग समीकरण को लिखा दिए। कभी जो पीछे मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको कि दो क्रिस्टल के दो समांतर तलों के जो मिलर निर्देशांक होते हैं, इसी से संबंधित हमारा ब्रैग समीकरण है। तो आप ब्रैग समीकरण को जरूर आप याद रख लें एक बार कि n लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, जहाँ आपका n जो होता है वो मतलब कि संख्या को दर्शाती है, उसके बाद d जो आपको दिखा रहा है दो क्रमागत सतहों के बीच की दूरी है, और लेमडा आपका तरंग दैर्ध्य है। तो n संख्या है 0, 1, 2, 3, उसके बाद लेमडा तरंग दैर्ध्य है, d आपका दो तलों के बीच की दूरी है, और थीटा यहाँ पर विवर्तन कोण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट 36 में देखिए, कहता है कि कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, यानी कि कौन गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। तो ये हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्या हो जाएगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोडियम क्लोराइड जालक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका जालक कैसा होता है, तो वो आपका है अष्टफलकीय। कैसा है, अष्टफलकीय है। तो आते हैं अब 38 नंबर प्रश्न में। ये देखिए घनत्व है, इकाई सेल का घनत्व, और घनत्व के लिए सूत्र जो होता है Z मतलब परमाणु संख्या, M का मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, और बटे Na का मतलब हुआ एवोगाड्रो नंबर, और AQ, यही सूत्र होता है इकाई सेल के घनत्व का। Z मतलब कि इकाई सेल में परमाणु क्या होता है, M मतलब उसमें वो जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान, और Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर, इसका मान आप लोग जानते हैं 6.02 गुना 10⁻23 होता है। जबकि A आपका क्या है, किनारे की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि R प्लस बटे R माइनस, यानी कि ये त्रिज्या अनुपात होता है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि त्रिज्या अनुपात किसको कहते हैं, तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात का मान यदि 0.225 है, 0.225, तो उसके लिए हमारा समन्वय संख्या कितना होगा, 4 होगा। उसके लिए समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए, एक मैं यहाँ पर आपको डाटा बता देता हूँ, आप इससे काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं और याद भी रख सकेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में फ़ायदा होगा कि 0. ये आपका R प्लस बटे R माइनस है, और फिर ये इधर आपका Cn है। यानी कहने का मतलब है 0.155 से
0.225 के रेंज में आएंगे, 225 के रेंज में आएंगे तो इसका समन्वय संख्या क्या होगा, हम इस पर बात कर लेते हैं। तो इसका जो समन्वय संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि 0.225 से लेकर के 0.414 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका समन्वय संख्या 4 हो जाएगा। और फिर यदि 0.014 से 0.732 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6। और फिर 0.732 से यदि 1.00 यानी 1 रखते हैं तो इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखें। तो यहाँ पर जो देखिए अभी क्वेश्चन मतलब कि दिया गया था 0.225 था और 0.225 आप देख रहे हैं कि 2 में है, एक ऊपर भी है और एक आपका नीचे भी है। तो जो एभव वाला मान यदि आ जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 0.414 का कहेगा समन्वय संख्या तो आपको 4 नहीं लिखना है, उस समय आपको 6 लिख देना है। 0.732 का कहेगा तो 6 नहीं लिखना है, उस समय में कितना लिखना है 8 लिखना है। लेकिन यदि इससे कम है और इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा और इससे कम तो हमारा 6 हो जाएगा। तो यदि आपको यदि यहाँ से ये पूछ ले कि 0.715 तो ये मान देखिए किसके बीच में है, तो ये मान आपको दिख रहा होगा कि ये मान आपका इसके बीच में है। ये 2 नंबर वाला जो एक ये 2 लिखे हैं, ये आपका देखिए तीसरा है और ये चौथा नंबर है, तो 3 नंबर वाले के बीच में है। तो इसके लिए समन्वय संख्या हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यदि हम यहाँ पर 0.352 लिखते हैं और इसके लिए यदि समन्वय संख्या का बात करें तो ये मान देख रहे हैं इसमें कहाँ पर है, किसके बीच में है। आप ये देखिए एक घेरा ये हुआ, एक ये हुआ 2, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 नंबर वाले के बीच में है, तो इसका CN हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि हीरा कैसा ठोस है। हीरा आपका कैसा ठोस है, तो हीरा आपका नेटवर्क ठोस है। हीरा कैसा ठोस है, नेटवर्क ठोस है। देखिए हम ठोस के बारे में कुछ विशेष चर्चा कर देते हैं कि कौन सा ठोस होता है। तो जैसे आपसे आयनिक ठोस का के बारे में कहेगा, आयनिक ठोस में तो आपका हो जाएगा एक तो धनायन होगा और दूसरा पार्ट उसका क्या होगा ऋणायन होगा। एक धात्विक ठोस है, धात्विक ठोस में जितने भी धातु हैं लगभग 92 को वो सारे आ जाएंगे। आयनिक ठोस में एगो धनायन होगा और एगो ऋणायन होगा, मतलब एगो धातु होगा और एगो अधातु होगा। मामला अक्सर उलझता जो है वो आपका आणविक ठोस में और ससंयोजी ठोस में। तो आणविक ठोस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आणविक ठोस 3 तरह के होते हैं। आणविक ठोस क्या तरह के होते हैं, 3 तरह के, जिसमें से एक में होता है आपका ध्रुवीय ठोस, एक में होता है आपका अध्रुवीय ठोस और एक होता है आपका हाइड्रोजन बंधन वाला ठोस। तो देखिए अध्रुवीय जो ठोस है उसका उदाहरण पहले मैं आपको लिख देता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। 1 नंबर यहाँ से निश्चित रूपेण आपका आएगा। तो अध्रुवीय ठोस जो होता है आपका H2, Cl2, I2, CH4, ये सब आपका ध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल है, अध्रुवीय ठोस का। उसके बाद आपका ध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल लेना है, ध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल इसमें लेना है। तो ध्रुवीय ठोस जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका HCl, क्या हो जाएगा HCl, कॉमा हो जाएगा SO2 और कॉमा हो जाएगा आपका SO3, ये आपका ध्रुवीय ठोस है। उसके बाद यदि हम तीसरा नंबर का बात करें हाइड्रोजन बंधन वाला ठोस, कौन वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ठोस। तो इसमें देखिए आपका कौन कौन हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा H2O, ये ठोस रहेगा यानी बर्फ के रूप में। उसके बाद ठोस अमोनिया, ये सब कौन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ठोस हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि NaCl में Cl का समन्वय संख्या क्या होता है। ये पहले भी बता चुके थे, कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। उसके बाद प्रतिलव चुंबकीय ऑक्साइड है MnO2। प्रतिलव चुंबकीय ऑक्साइड कौन है, MnO2। देखिए, यदि आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक लव चुंबकीय कौन है, तो आप इसका जवाब Fe रखना है। क्या रखना है, Fe। ऐसे Fe, CO, Ni तीनों लव चुंबकीय होता है, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन होता है, आपका Fe होता है। Fe2O3 आपका Fe2O3 लव चुंबकीय है, लेकिन जब इसे हम गर्म करते हैं, गर्म करते हैं लगभग 850 केल्विन पर, तो ये बन जाता है अनुचुंबकीय में। ये किस में बन जाता है, अनुचुंबकीय में बन जाता है। ये आपका रहता किस में है, तो लव चुंबकीय में रहता है। अब देखिए, एक बताए थे कि दोष का जब प्रकार पढ़ा रहे थे तो उसमें अशुद्धता दोष का चर्चा किए थे। तो सोडियम क्लोराइड में यदि हम SrCl2 को अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, तो जो दोष बनता है क्रिस्टल में, उसी को अशुद्धता दोष या इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब नेक्स्ट की तरफ, 44 में। तो पहले हम बता चुके थे अर्धचालक के बारे में, कि जिसकी चालकता बताए थे 10⁻⁻6 से 10⁻4 के बीच होगा, और चालक की चालकता 10⁻20 से 10⁻10 के बीच है, और इसकी चालकता 10⁻4 से लेकर के 10⁻7 के बीच है। तो ज़्यादा चालकता चालक का होता है, और सबसे कम अचालक का, जिसे विद्युत रोधी कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं, एक होता है सुपर कंडक्टर, अति चालक। क्या होता है, अति चालक। 0 केल्विन पर जब उसका प्रतिरोध 0 केल्विन पर यदि उसका प्रतिरोध 0 रहता है, 0 केल्विन पर यदि उसका प्रतिरोध 0 रहता है, तो उसे ही अतिचालक या फिर सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो पारा का प्रतिरोध 0 हो जाता है जब यदि पारा, आप लोग जानते होंगे, पारा, इसका प्रतिरोध 0 हो जाता है यदि इसका तापमान कितना कर दिया जाए, 4 केल्विन कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 4 केल्विन। तब उस समय ये पारा जो हमारा बनता है वो अति चालक बनता है। क्या बन जाता है, अति चालक बन जाता है। तो देखिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता था हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ZnS की संरचना है चतुष्फलकीय। याद रखिएगा कि ZnS की यदि आपको पूछे कि संरचना कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय होता है। ZnS की संरचना कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि NaCl KBr की संरचना कैसा है। तो जैसे आपको अभी हमने यहाँ पर बताया कि ZnS जो है उसकी संरचना चतुष्फलकीय है, तो NaCl KBr की संरचना कैसा होता है, अष्टफलकीय। ये आप जरूर याद रखें, क्वेश्चन आएगा कि NaCl का संरचना कैसा होता है, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा अष्टफलकीय। KBr का संरचना कैसा होता है, अष्टफलकीय। ZnS का संरचना कैसा होता है, अभी जस्ट बताया, चतुष्फलकीय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। त्रिज्या अनुपात, अभी बताए थे कि धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। और इसमें एक चार्ट जो आपको बताए थे पीछे, वो आप ज़रूर याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन आपका ज़रूर एग्जाम में मैच करता है। अब है 48 नंबर क्वेश्चन कि FCC में कई बार ये बता चुके हैं, दोबारा बताने का अब ज़रूरत है नहीं, ऐसे बता देते हैं। √3a/4 FCC में होता है R बराबर √2a/4, और SCC में R बराबर क्या होता है, a/2 होता है। यही संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये आपको जितना दिख रहा है, बेरिलियम है, CD है, Mg है, Zn है, इसमें जो संरचना होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग,
कैसा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी सबका संरचना कैसा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। उसी तरह सीसीपी, इन लोगों में क्या होता है, सीसीपी, तो कौन है, Fe है, लोहा। Ni कौन हुआ, निकेल। Cu कौन हुआ, कॉपर। Ag कौन हुआ, चांदी। और Au कौन हुआ, सोना। और Pt हुआ प्लेटिनम। इसके बारे में कि ये सबसे कठोर धातु है, ये सबसे आपका क्या है, कठोर धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है, अब मतलब कि 51 आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और जिसमें कि इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा आपको। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्ज़ाम में, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, आप इस पर विश्वास करेंगे। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो जो वीडियो होगा आपका, इससे भी और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसे नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करने का प्रयास करेंगे और बेहतर बनाने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।